नमस्कार। बिहार में आजकल वक्फ अधिनियम में जो नए बदलाव हुए हैं उन पर जबरदस्त हंगामा बरपा है। पटना का गांधी मैदान देखा, हजारों लोग जुटे थे, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नारे लगा रहे थे। जी हाँ, माहौल काफी गर्म है वहाँ। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कई सारे स्रोत हैं हमारे पास, कुछ आर्टिकल, सरकारी दस्तावेज भी हैं, जमीनी रिपोर्ट भी हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वक्फ कानून है क्या, बदला क्या गया है इसमें, और इन बदलावों पर इतनी आपत्ति क्यों है, खासकर बिहार में। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि विरोध कौन कर रहा है। इमारत शरिया जैसे काफी प्रभावशाली मुस्लिम सामाजिक धार्मिक संगठन है इसमें आगे, और उनको विपक्षी दलों का भी साथ मिलता दिख रहा है। हाँ, वो तो है। दूसरी तरफ सरकार है जो कह रही है कि ये सब मैनेजमेंट सुधारने और पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है। जी, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। कि ये वक्फ आखिर होता क्या है? बहुत सुनते हैं हम ये शब्द। देखिए, इस्लाम में वक्फ का मतलब है किसी व्यक्ति का अपनी किसी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर हमेशा के लिए समर्पित कर देना। अच्छा। मकसद होता है कोई धार्मिक काम या फिर कोई चैरिटी, मतलब धर्मार्थ काम। अच्छा। तो ये एक तरह का स्थायी दान है। हाँ, बिल्कुल। स्थायी समर्पण। और जो व्यक्ति इस संपत्ति की देखरेख करता है, उसका प्रबंधन करता है, उसे मुतवल्ली कहते हैं। मुतवल्ली, ओके। जी। और इसमें एक बहुत अहम सिद्धांत है, एक बार वक्फ हमेशा वक्फ। मतलब एक बार कोई संपत्ति वक्फ बन गई तो वो हमेशा वक्फ ही रहेगी, उसे वापस नहीं लिया जा सकता या बेचा नहीं जा सकता सामान्य तौर पर। समझ गए। और भारत में इन वक्फ संपत्तियों के लिए एक कानून भी है ना, 1995 वाला जी। वक्फ अधिनियम 1995। यही मुख्य कानून है जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन, उनके मैनेजमेंट को नियंत्रित करता है। आते हैं मुद्दे पर, ये जो 2024 के संशोधन हैं जिन पर इतना बवाल मचा है, क्या है वो मुख्य बदलाव जिन पर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है? देखिए, कई अहम बदलाव हैं जिन पर ऐतराज है। शायद सबसे बड़ा है यूज वक्फ, या जिसे उपयोग द्वारा वक्फ कहते हैं, उस कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया है। यूज वक्फ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि अगर कोई संपत्ति, मान लीजिए कोई मस्जिद या दरगाह, सदियों से वक्फ की तरह इस्तेमाल हो रही है, भले ही उसके कागजात ना हो, तो उसे वक्फ माना जाता था, सिर्फ उपयोग के आधार पर। लेकिन अब नए संशोधन के बाद सिर्फ पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने से काम नहीं चलेगा, उसे बाकायदा पंजीकृत होना होगा, रजिस्टर्ड होना होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या बताई जा रही है? अगर संपत्ति वक्फ है तो रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए ना। बस वो सब खोजना या जुटाना अब लगभग नामुमकिन सा काम है। ये बात तो है। पुरानी चीजों के कागज कहाँ मिलते हैं आसानी से? बिल्कुल। और प्रदर्शनकारी यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ वक्फ संपत्तियों से ही ऐसे ऐतिहासिक सबूत मांगे जा रहे हैं? क्या दूसरे धर्मों के जो पुराने पूजा स्थल हैं, उनसे भी ऐसे ही दस्तावेज मांगे जाएंगे? अच्छा, ये तुलना भी की जा रही है। जी, इसीलिए कुछ लोग इसे, जैसा आपने शुरू में कहा, दस्तूर बचाओ यानी संविधान बचाने से भी जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये नागरिक अधिकारों पर हमला है। ये तो एक बड़ा पॉइंट हुआ। और क्या बदलाव है? मैंने सुना वक्फ बोर्ड की संरचना में भी कुछ फिर बदल का प्रस्ताव है। हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। एक और आपत्तिजनक बिंदु ये बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में? जी। अब इसे मुस्लिम समुदाय, खासकर जो धार्मिक संगठन है, वो अपनी धार्मिक संस्थाओं के मैनेजमेंट में, उनके संचालन में बाहरी दखलंदाजी की तरह देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे बोर्ड की जो स्वायत्ता है, जो ऑटोनोमी है, वो कम हो जाएगी। ये बात भी विचार करने वाली है। ये तो बोर्ड की बात हुई। प्रशासनिक स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या बदलाव है? सुना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम साहब की भूमिका बढ़ाई गई है। जी हाँ, ये भी एक बहुत अहम बदलाव है जिस पर चिंता जताई जा रही है। नए नियमों के तहत अब जिला कलेक्टर यानी डीएम को ये तय करने का अधिकार दिया गया है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकारी जमीन है। अरे, मतलब अब ये फैसला डीएम करेंगे? पहले कौन करता था? पहले ये तय करने का अधिकार मुख्यतः वक्फ ट्रिब्यूनल के पास था, जो एक तरह की विशेष अदालत होती है वक्फ मामलों के लिए। अब डीएम को ये शक्ति देने से डर ये पैदा हो गया है कि वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दावे बढ़ सकते हैं। मतलब प्रशासन आसानी से कह सकता है कि ये जमीन तो सरकारी है, वक्फ की नहीं। इससे वक्फ बोर्ड के जो अधिकार हैं, उनकी जो शक्ति है, वो कमजोर हो सकती है। ये तो वाकई में अधिकारों के टकराव वाली स्थिति लग रही है। बिल्कुल, इसीलिए विरोध हो रहा है। एक और बदलाव का जिक्र आ रहा है बार बार, लिमिटेशन एक्ट 1963 का लागू होना। ये क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये भी एक टेक्निकल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है।
देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 ये तय करता है कि किसी भी कानूनी मामले में दावा दायर करने की एक समय सीमा होती है। अब तक वक्फ संपत्तियों पर अगर कोई अवैध कब्जा कर लेता था तो उस कब्जे को हटाने के लिए दावा करने की कोई समय सीमा नहीं थी। मतलब 50 साल पुराने कब्जे पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। एक्ट लागू होगा जैसे दूसरे सिविल मामले होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वक्फ संपत्ति पर कब्जा है तो उसे हटाने के लिए एक तय समय सीमा के अंदर ही कानूनी कार्रवाई करनी होगी। अगर वो समय निकल गया तो फिर दावा करने का कानूनी अधिकार खत्म हो सकता है। ओह, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पुराने कब्जे हैं उन पर दावा करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल। प्रदर्शनकारियों का यही मुख्य डर है। उनका कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों पर जो हजारों पुराने अतिक्रमण हैं उन्हें नियमित करने का, या यूं कहें कि उन्हें कानूनी वैधता दिलाने का रास्ता खुल सकता है। और भविष्य में भी अगर कोई कब्जा होता है तो उसे रोकना या हटाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से कुछ लोग इसे काला कानून कह रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मस्जिदों और मदरसों पर कब्जा करने की कोशिश है। समझ रही हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर विरोध को इतना तीव्र बना रहे हैं। यूज वक्फ का हटना, बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य, डीएम को ज्यादा अधिकार और लिमिटेशन एक्ट का लागू होना। जी हाँ, ये मुख्य कानूनी और प्रशासनिक बदलाव हैं जिन पर सबसे ज्यादा आपत्ति है। जाहिर है विरोध काफी मुखर है और तर्क भी काफी गंभीर लग रहे हैं, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। सरकार ये बदलाव ला ही क्यों रही है? उनका क्या नजरिया है? सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए जा रहे हैं? हाँ, सरकार का पक्ष जानना भी उतना ही जरूरी है। सरकार का कहना है, जैसा कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने भी स्पष्टीकरण जारी किया है और भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि इन संशोधनों का मुख्य लक्ष्य वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। उनका तर्क है कि इससे कुशल प्रबंधन यानी एफिशिएंट मैनेजमेंट सुनिश्चित होगा, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आएगी और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि अभी के सिस्टम में ये सब नहीं है। हाँ, उनका यही मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में कई खामियां हैं, जैसे बहुत सी वक्फ संपत्तियों का ठीक से पंजीकरण ही नहीं हुआ है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सरकार का कहना है कि ये बदलाव रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुधारेंगे, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा ताकि सब कुछ रिकॉर्ड पर आ सके। क्या कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार भी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सरकार वजह बता रही है? बिल्कुल, ये सरकार का एक बहुत बड़ा तर्क है। वो वक्फ संपत्तियों के बड़े पैमाने पर हुए कुप्रबंधन और उन पर हुए अवैध कब्जों का हवाला दे रहे हैं। आंकड़े भी सामने रखे जा रहे हैं। जैसे बताया जा रहा है कि करीब 59,000 वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर अवैध कब्जा है। सोचिए, 59,000। 59,000, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि करीब 4 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं जिनका कोई मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा है, वो यूं ही पड़ी हैं। अब देखिए, एक तरफ ये कहा जाता है कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। इतनी जमीन है इनके पास। आय बहुत कम बताई जाती है। कहीं पढ़ा था शायद महज 3200 करोड़ रुपए। बस इतनी सारी जमीन से ये तो वाकई में बहुत कम है। वही तो सरकार का तर्क है कि ये संपत्तियां ठीक से मैनेज नहीं हो रही हैं, इन पर कब्जे हो रहे हैं, इनसे जो आय होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और जो थोड़ी बहुत आय हो भी रही है उसमें भी ठेकेदारी और भ्रष्टाचार की बातें सामने आती हैं। सरकार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र करती है ना? जी बिल्कुल। सरकार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर कहती है कि देखिए, मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति कितनी पिछड़ी हुई है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया था। तो तर्क ये है कि अगर इन हजारों लाखों करोड़ की वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाए, इनसे आय बढ़ाई जाए, तो उस पैसे का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के ही भले के लिए, खासकर जो पसमानदा मुस्लिम हैं, जो गरीब तबके हैं, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार के लिए किया जा सकता है। अच्छा, तो सरकार इसे समुदाय के आंतरिक सुधार और कल्याण से जुड़कर देख रही है। हाँ, उनका दावा यही है। वो ये भी कह रहे हैं कि इन संशोधनों से प्रबंधन में वंचित जातियों और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। तो ये एक तरह से सामाजिक न्याय का भी पहलू जोड़ रहे हैं। ये अपने आप में एक अजीब सी बात है ना कि इतनी संपत्ति है लेकिन फिर भी समुदाय की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठते हैं। ये विरोधाभास तो है। जी, ये एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी संपत्ति का लाभ आखिर समुदाय तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ठीक से। खैर, अब थोड़ा बिहार पे फोकस करते हैं। ये सारा विरोध जो है वो बिहार में इतना ज्यादा केंद्रित क्यों नजर आ रहा है? पटना में इतनी बड़ी रैली हुई, क्या वजह है इसकी? हाँ, बिहार इसका एपिसेंटर बना हुआ है। इसके पीछे बिहार की जो खास सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो जिम्मेदार हैं।
पहली बात तो जनसंख्यिकी यानी डेमोग्राफी। बिहार में मुस्लिम आबादी काफी बड़ी है, 17% से ज्यादा। 17%? हाँ, ये काफी है। और पारंपरिक तौर पर ये आबादी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों का एक मजबूत वोट बैंक मानी जाती रही है। और बिहार में चुनाव भी आने वाले हैं। बिल्कुल। कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर है राजनीतिक पार्टियां, खासकर विपक्षी दल, इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुद पटना की रैली में शामिल हुए और उन्होंने भाषण भी दिया। तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है चुनाव से पहले। राजनीति तो है ही। और कोई वजह? और दूसरी बड़ी वजह है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, इमारत शरिया का प्रभाव। ये संगठन बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों का एक बहुत पुराना और प्रभावशाली सामाजिक, धार्मिक और न्यायिक संगठन है। इसकी जड़ें बिहार में बहुत गहरी हैं। इसके पूर्व प्रमुख वली रहमानी काफी सम्मानित शख्सियत थे। अब उनके बेटे फैजल रहमानी इसके प्रमुख हैं। अच्छा, तो इस संगठन का वहां काफी दबदबा है। जी हाँ, और इमारत शरिया ही इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है। फैसल रहमानी ने तो यहां तक मांग कर दी है कि जैसे 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे, वैसे ही इन वक्फ संशोधनों को भी सरकार वापस ले। ओहो, कृषि कानूनों से तुलना, ये तो काफी बड़ी मांग है। हाँ, तो ये दोनों वजह है, राजनीतिक समीकरण और इमारत शरिया का नेतृत्व मिलकर बिहार को इस विरोध का केंद्र बना रही हैं। अब थोड़ा इन वक्फ संपत्तियों के स्केल की बात करते हैं। आपने कहा कि वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। पूरे भारत में कुल कितनी वक्फ संपत्ति है अंदाजन? आंकड़े थोड़े अलग अलग मिलते हैं, लेकिन वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया वमसी के पोर्टल के अनुसार भारत में लगभग 8,70,000 अचल वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। 8,70,000? हाँ, और ये करीब 9,40,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं। ये दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा वक्फ संपत्ति है। दुनिया में सबसे ज्यादा? जी। अब अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो वहां भी काफी जमीन है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 29,000 बीघा वक्फ जमीन है बिहार में। 29,000 बीघा? बिहार के हिसाब से ये काफी है। हाँ, काफी है, लेकिन इसका भी एक बड़ा हिस्सा, जैसा कि आरोप लगते हैं, अतिक्रमण का शिकार है। पटना के डाक बंगला चौराहे का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। क्या है वो मामला? कहा जाता है कि डाक बंगला चौराहे पर वक्फ की करीब 17 बीघा बेशकीमती जमीन है, जिस पर 140 से ज्यादा अवैध कब्जे हैं। दुकानें, मकान सब बन गए हैं। 17 बीघा जमीन पर 150 कब्जे, शहर के बीचों बीच? जी, और ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा, शायद 2010 में लालू प्रसाद यादव ने भी लोकसभा में बिहार में वक्फ संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था। अच्छा, लालू यादव ने भी उठाया था ये मुद्दा? हाँ, तो ये समस्या पुरानी है। कुप्रबंधन और अतिक्रमण की शिकायतें पहले से रही हैं। और इन सब विवादों की कानूनी स्थिति क्या है अभी? ये जो नए संशोधन है और शायद पुराना एक्ट भी, क्या ये कोर्ट में चैलेंज हुए हैं? जी हाँ, ये जो 2024 के संशोधन हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कई याचिकाएं दायर हुई हैं। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो अब सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। फैसला सुरक्षित है मतलब कभी भी आ सकता है? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इन संशोधनों को ही नहीं, बल्कि जो मूल वक्फ एक्ट है 1995 वाला, उसकी संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, मूल एक्ट को भी? किस आधार पर? तो मतलब सिर्फ नए बदलाव ही नहीं, पूरा वक्फ कानून ही कानूनी जांच के दायरे में है। जी। और इसके अलावा जो वक्फ ट्रिब्यूनल हैं देश भर में, उनमें भी हजारों मामले सालों से लंबित पड़े हैं, जिनमें संपत्तियों के मालिकाना हक और कब्जों के विवाद शामिल हैं। तो कानूनी मोर्चे पर स्थिति काफी उलझी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि ये संशोधन जरूरी है वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए और इनसे होने वाली आय का इस्तेमाल समुदाय के, खासकर गरीबों के कल्याण के लिए करने के लिए। जी, ये सरकार का पक्ष है। और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग है, खासकर उनके धार्मिक और सामाजिक संगठन, जो इसे अपने धार्मिक मामलों में दखलंदाजी, अपनी स्वायत्ता पर हमला और अपनी संपत्तियों को छीनने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हें डर है कि इन बदलावों से उनकी सदियों पुरानी धार्मिक संपत्तियां खतरे में पड़ सकती हैं और उनके अधिकार कम हो सकते हैं। स्थिति तो काफी जटिल है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फैसले का इंतजार है और उधर बिहार में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। ये साफ है कि ये सिर्फ एक कानूनी या प्रशासनिक मसला नहीं है, बल्कि इसके गहरे सामाजिक और राजनीतिक मायने भी हैं।
जी बिल्कुल, ये कई परतों वाला मुद्दा है। इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी कहीं कहीं मिलता है और शायद सच्चर कमेटी ने भी इसी तरफ इशारा किया था। सवाल यह है कि वक्फ संपत्तियों की ये जो इतनी विशाल क्षमता है, इतनी जमीन, इतनी प्रॉपर्टीज, अगर इसका प्रबंधन और उपयोग वाकई सही तरीके से हो, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तो क्या ये सचमुच, जैसा कि सरकार भी कह रही है और शायद बहुत से लोग मानते भी होंगे, मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास में, खासकर जो सबसे पिछड़े और वंचित तबके हैं, उनके उत्थान में एक बहुत बड़ी गेम चेंजिंग भूमिका निभा सकता है? ये वास्तव में इस पूरे विवाद के केंद्र में यही सवाल है। अगर इन संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो तो क्षमता तो बहुत है, लेकिन कैसे हो, कौन करे और किस नियत से करे, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। बिल्कुल, और शायद आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जमीनी हकीकत से हमें इन सवालों के कुछ जवाब मिले। उम्मीद तो यही है। चलिए, आज इस महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दे पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।